एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज आवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अच्छा, इसका मतलब ये डायरेक्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम पेपर 2023 की। इसका मतलब जो बच्चे इस वीडियो में आज जो नए हैं मैं उनको पहले बता देता हूँ, हमने ऑलरेडी 1 से 5 तक सारे क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया और सब में ए और बी पार्ट थे, ठीक है। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर आप लोग नए हो, आप लोग ने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म फ्री एनर्जी शो दैट फॉर अ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर यानी टी की बात कर रहा है। द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, इसका मतलब जो डेल्टा जी है वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, यानी वो माइनस में रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क, इसका मतलब जो डेल्टा जी है वो माइनस है कितना, यूजफुल वर्क के, ठीक है। और बाय द सिस्टम ऑल्सो एक्सप्लेन, मतलब आप लोग शायद ये सब कुछ समझ ना पा रहे हो, वो इसलिए देखो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जिन बच्चों को अगर एंथैल्पी, ठीक है, और एंट्रोपी अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो वो इनको ये समझ नहीं आएगा, बाउंसर नहीं होगा, सर के ऊपर से नहीं जाएगा, कुछ सूना सूना सा लगेगा, एकदम सूना सूना सा नहीं लगेगा यार, ठीक है। और अगर इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, लेकिन आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है और गिब्स फ्री एनर्जी एक लास्ट टॉपिक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर समझना है तो आप लोगों को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा यार, ठीक है। देखो मैंने पहले से क्रिस्टल क्लियर किया है यार, बाद में ये नहीं। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। फ्री एनर्जी की बात कर रहे थे। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है जिन साइंटिस्ट ने दिया था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने दिया था, ठीक है। उन्होंने फ्री एनर्जी का नाम टॉपिक दिया था, उन्होंने फ्री एनर्जी नाम दिया था, जिससे उनके नेम पे पड़ गया गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी बात, गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताती है। किसको बताती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक बार और क्लिस्टर क्लियर करते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको जरा सा पुश देना पड़े, उसको थोड़ा सा धक्का देना पड़े तब वो हो गया, उसको थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मान लो जैसे आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो यार, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा पुश करते हैं ना, पढ़ाई करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो आप लोग थोड़ा सा उसको पढ़ाई करते हो, किसी के जरिए होता है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से ही हो जाए, जैसे वाटर का इवेपोरेशन खुद से हो जाता है, भाई धूप में तुम वाटर रख दो अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अपने आप मेल्ट होती है। तो ये सब क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, आप इस रूम में बैठे हो, आपने गैस छोड़ दिया, अरे वैसी वाली गैस नहीं है ना, मान लेते हैं आप हाइड्रोजन गैस लाए और क्लोरीन गैस लाए, आपने छोड़ दिया। अब वो गैसेस का क्या है, अपने आप डिफ्यूजन होगा, अपने आप मिक्सिंग होगी, आप उसको रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाओगे ना। तो वैसे ही ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। अब समझ गए होगे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी स्पॉन्टेनियस बतानी है। अच्छा, इससे पहले दो लोगों ने और स्पॉन्टेनियस पे खेल खेला, पहला एंथैल्पी और दूसरा एंट्रोपी, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले जो खेल खेले हैं वो एंथैल्पी इन्हें खेला है और वो फेल हो गया है, ठीक है। एंट्रोपी ने खेल खेला है, वो फेल हो गया है। अब आया है गिब्स फ्री एनर्जी, तो इनकी रिएक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक बार देखना सिर्फ, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर एट कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हो गई होगी ना यार। देखो थोड़ा सा अपना वे क्लियर करोगे कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आया क्यों है, किस वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट आता है यार पढ़ने पे। समझ आ रहा है ना? ध्यान देना। अब देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या था, अगर एंथैल्पी के लिए स्पॉन्टेनियस बात करते हैं ना, ये रहा एंथैल्पी, तो इसके लिए अगर निगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा एच अगर इसका निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? हीट रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? एब्जॉर्ब होती है एंडो में, रिलीज होती है एक्सो में, ठीक है। अच्छा, अगर रिएक्शन में हीट निकल रही है, अच्छा एक बात बताओ, मेरे अंदर से एनर्जी निकल गई, मैं एकदम स्टेबल हो गया, बैठ गया, मतलब मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ गई, एनर्जी चली गई। अब एक छोटा बच्चा, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, वो इधर उधर पूरे भर में घूमा करता है, तो वो स्टेबल नहीं है।
जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी वो स्टेबल कम होगा, जिसके अंदर से एनर्जी निकल जाएगी वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें से एनर्जी निकल गई, ये स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए सारे मतलब सब चीजें वर्क करती हैं, तो एंथैल्पी को स्टेबल होने के लिए जो प्रेफर रहता है वो डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए। लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी डेल्टा मतलब डेल्टा एच है जो कि पॉजिटिव में भी क्या शो कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन का जब कॉन्सेप्ट आया तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये भी स्पॉन्टेनिटी को नहीं बता पाए। यहाँ पे ध्यान देते हैं, मैनी फिजिकल एंड केमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके जब ये आया तो स्पॉन्टेनिटी एंथैल्पी में गलत हो गई, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एन ओपन वेसल इज एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये कैसे भाई तुम कह सकते हो कि तुम्हारा डेल्टा एच नेगेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वो स्पॉन्टेनियस के लिए बना है, डेल्टा एच पॉजिटिव भी तो बना है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। बाय द मिक्सिंग ऑफ गैसेस लाइक N2H2 मिलके अमोनिया बना रहा है और H2H2 मिलके HCl बना रहा है, तो ये सब डेल्टा एच नेगेटिव है, तो these reactions are exothermic, hence the delta H is not deciding the factor for the spontaneous reaction। आई होप आप लोगों को डेल्टा एच समझ आ गया होगा, एंथैल्पी समझ आ गई होगी। डेल्टा एच बच्चों क्या होता है, एंथैल्पी होती है। आगे ध्यान देते हैं, अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। अब देखो एंट्रोपी, एंट्रोपी को ऐसे समझो रैंडमनेस, डिसऑर्डर, नहीं समझे? मतलब कहने का है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अपने आप होना, वैसे ही रैंडमनेस अपने आप होती है। जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, तुमने भी अपने आप मेल्ट हो गई। अब मान लो मैंने तुम्हें क्या किया, नहीं मैंने नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम लोग को 2000 की नहीं 1000 की नोट तो बंद होगी, 500-500 की 2 नोटें दिए है। अब 500-500 2 नोटें, अब तुमसे कहा कि जाओ मजे करो, तो तुम क्या करोगे, इधर घूमोगे उधर घूमोगे, ऐसे खर्च करोगे वैसे, यानी रैंडमनेस अपने आप हो रहा है, वो चीज तुम अपने आप खर्च कर रहे हो, मतलब कुछ उसको काम में नहीं लगा रहे, उसको अपने आप ही खर्च हो रहा है। अब जैसे मान लेते तुम रूम में रहते हो, ठीक है, अब रूम क्या होगा, अपने आप साफ होगा, नहीं तुम्हें साफ करना पड़ेगा, गंदा अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो सकती है वो अपने आप हो के रहेगी। इसलिए कहते हैं नेचुरल थिंग्स जितनी भी होती है ना वो सारी की सारी एंट्रोपी बेस्ड यानी नेचुरल बेस्ड होती है, कि वो अपने आप ही होती है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब तुमसे कह दिया जाए तुम पढ़ाई करो, तो क्या पूरे दिन पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे। हाँ पूरे दिन खेल लोगे, भले पबजी फ्री फायर कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह वगैरह सब चल जाएगा, लेकिन पढ़ने की बात वो नहीं, खुद से नहीं होगा। कोई पढ़ा दे, कोई समझा दे कि बेटा पढ़ लो तो शायद हो जाए, बिना खुद से नहीं होगा। या फिर पीछे से कोई ना कोई पुश कर रहा हो कि हमें नीट करना है, जेई करना है, हमारा 12th आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, तो उस पुश के जरिए पढ़ लोगे। लेकिन खुद से फालतू बैठ के थोड़ी ना पढ़ना है, फालतू बैठ के सिर्फ खेलना ही है। तो वही मतलब कह रहा हूं कि कोई भी चीज खुद से नहीं होगी, हमें करनी पड़ेगी, तो वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी रैंडमनेस नहीं होगी। जो चीज खुद से हो रही है वो हमारी रैंडमनेस होगी। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा रैंडमनेस बढ़ती उतनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ती है। इसका मतलब जो हमारे पास डेल्टा एस है वो हमारे पास पॉजिटिव रहता है। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा यार। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इन सच स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देयर इज इंक्रीज इन रैंडमनेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात करें तो हमारा इसको डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव रहता है, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस रहती है। जितनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ती है उतनी ज्यादा रैंडमनेस बढ़ती है, या फिर कह सकते हैं इतनी ज्यादा रैंडमनेस बढ़ती है उतनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, तो अब जो हमारा एस टोटल है वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर ये ज्यादा होगा 0 से तभी तो ये पॉजिटिव होगा, वरना नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहां तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस थी बच्चों जिसमें क्या कहते हैं डेल्टा एस हमारा नेगेटिव भी था और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो रही थी, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो रही थी। इसका मतलब हमें हम पुश कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, उसको लिक्विड से आइस में कन्वर्ट किया, अपने आप तुम रख दोगे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं ना। मैंने उसको खुद से किया, मतलब फ्रिज में रखा, उसको कुछ ना कुछ कूलिंग दिया, टेम्परेचर को मैंने क्या किया थोड़ा सा लो किया, तब जाके वो अपने आप क्या हुआ, फ्रीज हुआ, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो ये रिएक्शन भी है कि स्पॉन्टेनियस ही है, मतलब मैं रख रहा हूं उसको, थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स दे रहा हूं, लेकिन हो तो वो सॉलिड खुद से ही रहा है ना, कि नहीं अंदर बैठ के मैं उसको सॉलिड कर रहा हूं, बन जा पेड़ बन जा पेड़, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब मैं उसको खुद से ही सॉलिड नहीं होने दे रहा हूं, वो खुद से सॉलिड हो रहा है, लेकिन मैं पुश दे रहा हूं वो हीट के जरिए। समझा? तो इस वजह से डेल्टा एस भी, इसका भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कुछ जगह क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे बात समझ आ गई, ये भी 100% करेक्ट नहीं है और ये भी 100% करेक्ट नहीं है।
अब आप लोगों को पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं, मूव करते हैं अपने गिब्स फ्री एनर्जी टॉपिक पे। व्हाट इज फ्री एनर्जी मींस गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एच माइनस का टी एस, एस हमारा एंट्रोपी, एच एंथैल्पी, जी हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी चीज की तुम एंट्रोपी मेजर कर पा रहे थे, एंथैल्पी मेजर कर पा रहे थे, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कितनी हो रही है मेजर कर पा रहे थे? तुम बहुत दुष्ट हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे हो सब लोग, है ना? तो क्या इसको मैं मेजर कर सकता हूँ? नहीं, मैं एक बता सकता हूँ, हाँ पहले तुम इतने कम अच्छे थे, अब तुम बहुत अच्छे हो गए हो। आप पहले कम पढ़ाई करते थे, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते। खैर ऐसा है नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं सर आप भी, मैं तो नहीं पढ़ता, है ना? तो कुछ भी मतलब ना मेजर नहीं हो सकता ना, तो उसका चेंज बताया जा सकता है। तो वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बता रही, तो ये भी एक चेंज बताएगी। इसीलिए हम इसको लिखते हैं डेल्टा जी में, इसीलिए हम इसको लिखेंगे डेल्टा एच में, इसीलिए हम इसको लिखेंगे डेल्टा एस में। ठीक है, अच्छा तो अब बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इट इज अ स्टेट फंक्शन। बहुत लोग यही सोचोगे स्टेट फंक्शन क्या है। स्टेट फंक्शन वो होता है, जैसे मान लो ये तुम हो नन्हे मुन्ने से, सब नन्हा मुन्ना नहीं, बहुत बड़ा हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, स्कूल है, ठीक है, ठीक बहुत प्यारा स्कूल है, ठीक है, अमीरों वाला। अब तुमको उस रास्ते से नहीं मतलब है, ठीक है, तुम कौन से रास्ते से, कौन से वे से जाते हो, तुम्हें वो नहीं मतलब है। तुमको सिर्फ मतलब है एक फाइनल और एक इनिशियल, सॉरी इनिशियल और फाइनल से मतलब है, ठीक है। इसका मतलब तुम जहां से चल रहे हो बस खाली वहां पे पहुंच जाओ, तुम्हें बीच में क्या हो रहा है, तुम क्या गुल खिला रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। तुमको सिर्फ क्या मतलब है, एक मैं यहां से चला और मैं यहां पे पहुंच गया, वो होती है स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन क्यों भाई, एंथैल्पी जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी और हमारा एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन थे, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन, तो इसलिए स्टेट फंक्शन। अब इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो मास पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर वाटर है, ठीक है, अब उस वो जो वाटर है उसका मैं देख रहा हूं, मैं सपोज कर रहा हूं, मैं नाप रहा हूं कि उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, तो जितना वो कंटेनर का मास होगा, मतलब जितना उस वॉल्यूम होगा, उतना ही क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी होगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पर डिपेंड करती है। अब ये क्या है, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है, सब मास पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सपोज अ चेंज टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का डेल्टा टी एस, ये ब्रैकेट में रहता है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए डेल्टा जी बाहर, मतलब डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस का, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर उस ब्रैकेट से उठ के बाहर आ जाता है और डेल्टा एस बन जाता है, मतलब इस तरह रहता है ना, इस तरह। तो टेम्परेचर बाहर आ जाता है और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टी डेल्टा एस बन जाता है। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना? अब आगे ध्यान देते हैं। अब इस रिएक्शन को किन भाई साहब ने दिया था, इस रिएक्शन को दिया था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ने, मतलब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन दी थी उन्होंने। इट इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू मैक्सिमम यूजफुल वर्क, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। यहां तक ऐसा कुछ है जो आप लोगों को ना समझ आए हो? आ गया ना, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा यार, है ना? अब यहाँ पे अब बात ध्यान देनी है, जो हम लोग डेल्टा जी माइनस का डेल्टा जी और ये हम लोग यूजफुल वर्क की बात कर रहे थे, अब हम लोग उस वर्क की बात करेंगे, तो ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते, देखो थोड़ा सा टर्म यहाँ पे समझने वाली बात है, ये है नॉन एक्सपेंशन वर्क। नॉन एक्सपेंशन वर्क वो होता है जो छुपा हुआ वर्क होता है। नहीं आया समझ में, थोड़ा सा एक बार फिर से। डेल्टा जी निगेटिव है ऑफ नॉन मैकेनिकल वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क कह लो, यूजफुल वर्क कह लो, नॉन एक्सपेंशन वर्क कह लो। मतलब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, पहले यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात है, मान लो मैंने लिख दिया W इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, फिर मैंने लिखा डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस का 50 वर्क, यानी 50 किलो जूल। इसका मतलब जो डेल्टा जी है उसके पास माइनस 50 किलो जूल वर्क कर सकता है, मतलब समझे, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे मैं वर्क इज इक्वल टू, उसको मैं उधर भेज दूं, उसको मैं उधर भेज दूं, तो यानी वर्क हमारे पास कितना हो जाता, 50 किलो जूल हो जाता। समझे कि नहीं भाई, माइनस का डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क है,
अब यहाँ पे W इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, मैंने 50 जूल कर दिया, इसका मतलब माइनस जो डेल्टा जी है वो 50 किलो जूल है। इसका मतलब जो वर्क हो सकता है वो 50 किलो जूल का हो सकता है और अपने आप होगा, क्योंकि उसके पास 50 किलो जूल की एनर्जी है। अब इसी की जगह अगर मैं ये लिख दूं, जैसे यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस 10 किलो जूल, यानी 10 वर्क है, ठीक है। अब इसको मैं उल्टा करूंगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस का 10 किलो जूल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी हमारा क्या है, वो है माइनस का वर्क, यही है, ये हमारा यूजफुल वर्क। अब ये जो अब ये उल्टा हो गया है, यानी जो हमारा वर्क डन है वो माइनस का 10 किलो जूल है, यानी इसको पहले एनर्जी दोगे तब ये वर्क करेगा, और इसके पास क्या था, प्लस 50 किलो जूल था, यानी इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, ये 50 किलो जूल का वर्क कर सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, ये वर्क हमारा जो है ना P डेल्टा V वाला नहीं है, ये नहीं है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पे, ये बात ध्यान रखना, ये हमारा नॉन एक्सपेंशन वर्क है, छुपा हुआ वर्क है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, बहुत लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है। वो मतलब ये है कि मेरे पास जो H2O है ये ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 में, कैसे, इसको इलेक्ट्रिसिटी दे करके, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वर्क हमारा क्या हो रहा है, मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी खुद से दिया, खुद से वर्क एक्सपेंशन हुआ, मतलब मैंने खुद से दिया तो वो मैकेनिकल वर्क हो गया। ये ब्रेक हो करके दो गैसेस में बन गया, दो गैसेस में बढ़ गया, और ये दो गैसेस अपने आप मिक्स होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन एक्सपेंशन वर्क। इसका मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा नॉन मैकेनिकल वर्क, ये अपने आप से हो रहा है। मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी देके दो गैसेस में ब्रेक किया, इसका डीकंपोजिशन किया, वो ठीक है, लेकिन इन दोनों गैसेस को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, वो हमारा नॉन एक्सपेंशन नॉन मैकेनिकल वर्क हो जाएगा, ठीक है। वो यूजफुल वर्क हो रहा है, वो खुद से कर रहा है, यानी उसके पास खुद की एनर्जी थी। आई होप अब आप लोगों को शायद इतना समझ आया होगा। और जल्दी से डेरिवेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो वर्क डन है ना वो नॉन मैकेनिकल वर्क के उसके निगेटिव के बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग इसको माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन लिख सकते हैं, या W यूजफुल वर्क लिख सकते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है। तो इसका लॉ देखते हैं कैसे होगा, तो डेल्टा जी और W यूजफुल वर्क के बीच में, तो फर्स्ट लॉ में थर्मोडायनेमिक्स चाहिए, हमारा होता है इंटरनल एनर्जी Q प्लस W, ये होता है। अगर हम उसका एक चेंज मतलब स्मॉल चेंज में लिखें तो डेल्टा U इक्वल टू DQ प्लस DW होता है। अब ये जो DW है ये हमारा एक्सपेंशन वर्क भी है, नॉन एक्सपेंशन वर्क भी, अभी हम लोग ने देखा था कैसे होता है। अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं भाई, हम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे DW जो हमारा होता है ना वो निगेटिव होता है, जाहिर सी बात है। DW हमारा निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि उसने वर्क किया तो उसकी एनर्जी चली गई। एक्सपेंशन क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क, उसने वर्क किया तो उसकी एनर्जी चली गई, अगर चली गई तो वो निगेटिव में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे DU इज इक्वल टू DQ माइनस का DW हो गया। तो अब मैं यहाँ से DQ को अलग कर लूं तो DU प्लस DW हो जाएगा, भाई ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। अब इसके बाद अब एक बात बताओ, ये जो हमारा DW है ये हमारा एक्सपेंशन वर्क भी है और प्लस नॉन एक्सपेंशन भी है। और एक बात ध्यान दो, जब भी एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी हम लोग एक्सपेंशन वर्क लिखते हैं तो वो हम लोग लिखते हैं P डेल्टा V। एक्सपेंशन वर्क हमारा क्या होता है, P डेल्टा V। नॉन एक्सपेंशन मैंने आपसे मना किया था कि ये P डेल्टा V नहीं है, मैं एक्सपेंशन वर्क आप लोग को बता रहा हूं कि ये क्या होता है, P डेल्टा V। यानी जो सिस्टम वर्क करता है उसके पास जो एनर्जी बची हुई है वो नॉन एक्सपेंशन, जो खुद से हो रहा है वो नॉन एक्सपेंशन, जो वो खुद से नहीं हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ पुश देना पड़ रहा है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पुश दिया था, वो होता है एक्सपेंशन वर्क, मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ पे DW हमारे इसको दो वर्क में डिवाइडेड है, तो हम इसको लिख सकते हैं P डेल्टा V जो कि एक्सपेंशन वर्क था प्लस नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। अब डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ये हमारा होता है एंथैल्पी। डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ये हमारा क्या होता है बच्चों, एंथैल्पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग एकदम एंडिंग पार्ट पे आ गए, तो DQ इज इक्वल टू D डेल्टा H प्लस नॉन एक्सपेंशन वर्क, ठीक है। एट रिवर्सिबल चेंज टेकिंग एट प्रेशर टेक प्लेस, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, अब मैंने कहा था ना एंट्रोपी की भी बात होगी, तो एंट्रोपी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, ऐसे नहीं याद कर पा रहे, ऐसे याद कर लो, डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। मतलब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो जाहिर सी बात है ना, अभी हम लोग देख ही रहती है, देखो एक साथ है ना, वो नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा, वो इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे डेल्टा U ये दिस एंड दिस, ठीक है। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं, T डेल्टा S लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T डेल्टा एस हम यहाँ पे लिख दें। तो हम यहाँ पे Q की जगह हम T डेल्टा एस लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो Q की जगह हमने T डेल्टा एस लिख दिया। अब डेल्टा H को हम इधर ले आते हैं, तो डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस का W, क्योंकि मैंने सारी पोजीशंस क्या करी, मैंने चेंज कर दिया। अब ये हमको पता है ये हमारा डेल्टा G होता है और हमारे आ जाएगा माइनस का W, यानी नॉन एक्सपेंशन वर्क के बराबर आ जाएगा। फॉर अ चेंज टेकिंग अंडर प्लेस कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S। तो ये डेल्टा G हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का वर्क यानी नॉन एक्सपेंशन वर्क हो जाएगा। सभी को अच्छे से समझ आया। इसका मतलब अब यहाँ पे ध्यान देना, डेल्टा H अगर निगेटिव है तो हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, अगर डेल्टा S हमारा पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा G हमारा निगेटिव है तो हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आप लोग अगले पेपर में, मतलब आपको जो भी पेपर आपके क्वेश्चंस वगैरह वगैरह आगे जो आप पढ़ रहे होगे उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो यहाँ तक हम लोग ने इसकी पूरी डेरिवेशन भी देखी, फ्री एनर्जी भी देखी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखी, क्यों आई वो देखी, किस लिए जरूरत पड़ी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, यहाँ पे हम लोग ने सब देखा। अब आप लोगों का काम इतना, इसको अच्छे से पढ़ना। देखो पहले क्या किया करो, पहले पूरी वीडियो को देखा करो, फिर उसके बाद जब आप लोग लिखना हुआ करें ना, तो वीडियो को रोक रोक के फटाफट उसको अच्छे से नोट कर लिया करो। तो 5-10 मिनट में पूरी वीडियो नोट हो जाती। ऐसे लिखोगे, नोट करोगे, लिखोगे, पॉज करोगे, नोट करोगे, पॉज करोगे, नोट करोगे, तो एक वीडियो जो हमारी मान लेते हैं 20 मिनट्स की है, वो बढ़ जाती है 40 मिनट, 45 मिनट, बहुत टाइम चला जाता है। आप लोग को पढ़ना भी तो होगा यार, कोशिश करो 2x पे देख लो, अगर नहीं समझ आता है तो 1.5x पे देख लो। जितना अपना कम टाइम बचाओगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम आ रहे हैं, मेहनत करना अच्छे से। क्लियर? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।